है, कल आपको सरप्राइज मिल ही जाना है। हाँ, और अगर कल छुट्टी की तो फिर कल टेस्ट नहीं होगा। फिर टेस्ट मेरी मर्जी के हिसाब से होगा, मैंने बताना भी नहीं है। इसका किसी गल पूरी सुनी नहीं। अच्छा नहीं बच्चों, कल हमने यहाँ से बात तो खत्म की थी, यहाँ से शुरू करेंगे आज। ये ऊपर वाली सारी दास्तां समझ आ गई ना? एग्जाम्पल नंबर 1 हमने की थी, जनरल रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। कब किसी एसेट के अंदर कोई वैल्यू जमा होती है? ऑल अमाउंट्स इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट आर कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब हमेशा याद रखना है कि बड़े बड़े लेटर में नहीं लिखना उसको। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? एसेट की कॉस्ट में किसी चीज को ऐड करना। उसके लिए अकाउंटिंग में क्या वर्ड यूज होता है? कैपिटलाइज। मतलब नहीं है कि इस्लामाबाद चले जाओ, कि कैपिटल है वहां जाएंगे तो कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक हो गया? कैपिटलाइज का मतलब क्या है सादा अल्फाज में? एसेट की कॉस्ट में कोई चीज ऐड कर देना, उसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइज। ठीक है जी। ये इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं। नंबर 1, अगर जापान से कोई चीज मशीनरी इंपोर्ट करवाई है, सप्लायर को जो पैसे देंगे वो कैपिटलाइज होंगे। जापान से पाकिस्तान तक आने के लिए जो शिपमेंट, जो शिप को आपने पैसे दिए हैं वो ऐड होंगे। वो कस्टम वालों को पैसे देने पड़ेंगे, वो ऐड होंगे। फिर कराची से लाहौर तक आने के लिए ट्रक में सामान लेके आ रहे हैं, मोटरवे का टूल टैक्स, डीजल जो भी लगा वो सारा का सारा क्या होगा? ऐड होगा। लाहौर में आ गया प्लांट, अब उसको जमीन बनाई लेबर ने, लेबर को जो सैलरी दी वो क्या होगी? एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। फिर अपने टुकड़ों को जोड़ा, असेंबली, फिर उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन, फिर एक्सपर्ट को बुलाया, उसको कहा भाईजान ये चला के दिखाएं हमें कैसे चलता है, वो पैसे। फिर टेस्ट रनिंग के लिए कुछ मटेरियल डाला, जो आउटपुट निकला वो सेल करने के काबिल नहीं था, कबाड़ी को बेच दिया, उसमें जो नुकसान हुआ वो सब कुछ जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले पहले आपने लगाया है वो सारा क्या होगा? कैपिटलाइज। हालांकि हमें पता डीजल अब इस्तेमाल हुआ है तो वो तो एक्सपेंस आउट होना चाहिए, लेकिन अगर डीजल प्लांट को कराची से लाहौर लाने में इस्तेमाल हुआ है तो वो कैपिटलाइज होगा। हाँ, एक एसिड को बनाने के लिए दूसरा एसिड यूज हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन उस एसिड की कॉस्ट में ऐड होगी। एग्जांपल, आप प्लाजा बना रहे हैं, प्लाजा बनाने के लिए जनाब सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंट सारा कुछ चाहिए। एक ट्राली आपने परचेज कर ली, आपने कहा ट्राली जो है ना लोगों से रेंट पे लेंगे तो महंगी पड़ेगी, आपने ट्राली परचेज कर ली, ट्राली आपने परचेज कर ली, तो एसिड है, उसकी डेप्रिसिएशन आएगी कि नहीं आएगी? तो ट्राली 5 साल तक सारी चीजें लेके आती रही, आप प्लाजा बनाते रहे। 5 साल बाद जब प्लाजा बन गया, ट्राली आपने बेच दी, तो क्या उतने की सेल होगी जितने की ली थी? नहीं, उसकी वैल्यू कम हुई है। तो जो नुकसान हुआ है किसकी वजह से हुआ है? प्लाजा बनाने की वजह से। तो उसकी डेप्रिसिएशन उस प्लाजे की कॉस्ट में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। वैसे ट्राली की कॉस्ट कहाँ जानी थी? प्रॉफिट लॉस में डेप्रिशिएट होनी थी। वो ट्राली अब डेप्रिशिएट नहीं होगी क्योंकि वो किसी और एसेट को बनाने में इस्तेमाल हुई। तो लॉजिक समझ आ गई? कंक्लूजन। अब 99% केसेस में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, बोरिंग कॉस्ट का क्या करना है? एक्सपेंस होगा 99% केसेस व्हेन इनकर्ड। 99% केसेस में बच्चों वही करेंगे जो पहले किया करते थे। बस 1% केस में हम कुछ काम चेंज करने जा रहे हैं, अनलेस इट रिलेट्स टू ए क्वालिफाइंग एसेट। इन दैट केस इट इज कैपिटलाइज। क्यों? क्योंकि लोन लिया था बिल्डिंग को बनाने के लिए। ऊपर हमने क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि हर वो कॉस्ट जो बिल्डिंग को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, वो कॉस्ट प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगी, एसेट की कॉस्ट में जाएगी। डीजल का खर्चा नॉर्मली प्रॉफिट लॉस में लेके जाते हैं, लेकिन इस सूरत में आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी जो लेबर को पे की है वो सारी की सारी क्या होती थी? प्रॉफिट लॉस में जाती थी। अब लेबर लगी है बिल्डिंग को बनाने में, तो लेबर को सैलरी जो पे करेंगे प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगी, बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगी। आपके पास पैसे कम पड़ गए, आपने बैंक से कर्जा लिया बिल्डिंग मुकम्मल करने के लिए, तो बैंक सूद मांगेगा, हम बैंक को सूद देंगे।
तो फिर वो सूद प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। लॉजिकली पॉइंट समझ आ गया सबको? अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बोरिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। दो तरह की बोरिंग होती है बच्चों, एक होती है जनरल बोरिंग और एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग का कंसेप्ट ये है कि बैंक को जाके आप स्पेसिफिकली बताते हो कि यार मैंने बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए लोन दो। जब आपने बैंक को खास तौर पर बता दिया कि मैंने बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कर्जा दो, बैंक ने आपको कर्जा दे दिया, तो क्या उस कर्जे से आप गाड़ियां ले सकते हैं? नहीं, वो कर्जा आप गाड़ियों पे इस्तेमाल है नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बैंक वाले से आप जाके बात करते हैं यार मैंने घर बनाना है, ठीक है जी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन के पास आप चले गए, आपने कहा जी मैंने बनाना है घर, मुझे घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, वो 20 लाख रुपए दे देगा। आप पैसे लेके आए, छोटे भाई ने जिद की हुई थी कि मैं गाड़ी लेनी है, मैं गाड़ी लेनी है, आपने उसको गाड़ी ले दी, ठीक हो गया, तो बैंक वाले मान जाएंगे चलो कोई खैर खैर, गाड़ी भी तो घर ही होता है लड़कों के लिए, गड्डी च सो जाते हैं, घर जगह ना मिले प्लाट के उत्ते गड्डी खड़ी की थी, गड्डी सो गए। पॉइंट समझ लगे क्या? ये बात बैंक वाले मान जाएंगे? तो नहीं भाई, किस मकसद के लिए लोन लिया था? तो घर बनाओ ना, ईंटें किधर है, सरिया किधर है, बजरी किधर है, ठेकेदार किधर है, मजदूर किधर है, मिस्त्री किधर है? ठीक है, तो बैंक वाले बार बार चक्कर लगाएंगे कि भाईजान जिस मकसद के लिए पैसा लिया था वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्पेसिफिक बोरिंग में आप दो नंबरी नहीं कर सकते। जिस मकसद के लिए पैसा लिया है उस मकसद की सारी डिटेल बैंक हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन में चक्कर लगा के चेक करता रहेगा। समझ आ रही है? वो फोटो खींच खींच के अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता रहेगा कि सर जी हमने पहले पैसे दिए थे, ये बंदे ने ईंटें मंगवा ली थी, सरिया मंगवा लिया था, बजरी सीमेंट सारा कुछ मंगवाया था। दूसरी जब पेमेंट की है तो मिस्त्री मजदूर लगा के इसने इंस्टॉलेशन मतलब दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी। तीसरी पेमेंट जब की है तो इसने छतें डाल दी। चौथी पेमेंट जब की है तो इसने प्लस्तर करवा के टाले छाले लगवा ली। तो अगली पेमेंट उसी वक्त जारी करेंगे जब पिछली पेमेंट का हिसाब पूरा उसको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट समझ लग गया? ये कौन सी बच्चों बोरिंग है? स्पेसिफिक बोरिंग, जहां पे बताना पड़ता है भाईजान किस मकसद के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। दूसरी कौन सी है? जनरल बोरिंग। हम बैंक से कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। कितना? 100 मिलियन। वो पूछेगा क्या करना है, हमने कहा बिजनेस में इस्तेमाल करना है। वो कहेगा ठीक है। अब बिल्डिंग बना रहे हैं तो आगे एतराज कर सकते हैं वो? नहीं। हम कहेंगे बिजनेस के लिए पैसे लिए थे, बिजनेस में ही लगा रहे हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर कहां कहां लगा रहे हैं ये नहीं आप पूछ सकते। उस कर्जे में से हमने सैलरी दे दी, बैंक को इतराज नहीं है। उस कर्जे में से हमने गाड़ियां लेके डायरेक्टरों को दे दी, बैंक को इतराज नहीं है। उस कर्जे में से कुछ पैसे बचा के बिल्डिंग में लगा दिए, तो बैंक को कोई इतराज। उसको क्या कहेंगे बच्चों? जर्नल बोरिंग। दोनों में फर्क समझ आ गया? स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है, जनरल बोरिंग क्या होती है? स्पेसिफिक बोरिंग खास तौर पे उस एसेट के लिए है जो बना रहे हैं, जनरल बोरिंग बिजनेस के लिए है, उसमें से कुछ पैसे आप एसेट पे लगा देते हैं। हजम शुद्ध? स्पेसिफिक बोरिंग के बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी। अब स्पेसिफिक बोरिंग की कैलकुलेशन कैसे होनी है बच्चों, ये फार्मूला लिखा हुआ है। वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, लोन के ऊपर रेट लगा देना जितना लोन आपने मिला। कितना लोन मिला जी? फर्ज करें बच्चों 100 मिलियन का लोन मिला, रेट क्या था? 10%। तो कितना सूद पड़ गया? 10 मिलियन का। ये बात सीधी सीधी समझ आ गई? अच्छा, अगला मसला, 100 मिलियन का लोन लिया था, तो क्या सारे का सारा कर्जा पहले दिन ठेकेदार को दे देंगे? क्या सारे के सारे 100 मिलियन का सारे का सारा मटेरियल आज ही ले आएंगे? नहीं, वो बड़ा बड़ा जाया हो जाएगा। सीमेंट की बोरियां सारी इकट्ठी ले आए आप, तो आए दिन चोरी होती रहेंगी। क्यों? बिल्डिंग तो भी बनी नहीं, सीमेंट की सारी बोरियां सड़क पे पड़ी हुई, तो लोग जान छोड़ेंगे? बात समझ लगी नहीं लगी? मोहल्ले में आके आप रेत फेंकवा लेना, रेत की हालांकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग फिर भी रेत चोरी करने आ जाएंगे। पूरी जिंदगी जिन्होंने रेत इस्तेमाल नहीं की होगी वो भी आ जाएगा, यार एक कोली रेत दिलाया भांडे चमकाने ने। मतलब 25-30 साल हो गए वो नहीं बर्तनों में खा रहे हैं, कभी रेत याद नहीं आई। हम साये ने काम करवाने के लिए रेत छुड़वा लिया गली में, याद आ गया यार रेत तो बहुत जरूरी है। समझ रहे कि नहीं आई? तो सारे कोलियां फड़ के आ गए रेत चुकना से। तो इसलिए सारा माल एक दिन इकट्ठा नहीं मंगवाएंगे। पॉइंट समझ आ गया? 100 मिलियन बैंक ने दे दिया, आपके अकाउंट में आ गया, तो 100 मिलियन में से कुछ पैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ पड़े रहेंगे। ऐसी है? जो पड़े रहेंगे उसके ऊपर सूद वाला मीटर तो चालू है ना, सूद वाला मीटर तो चल रहा है ना,
बैंक ने 100 मिलियन के ऊपर सूद लेना कि नहीं लेना, तो आपको टेंशन है कि यार पैसे वेले पे हुए हैं लेकिन सूद पई जा रहा है, पई जा रहा है, पई जा रहा है। फिर आप क्या करते हैं, उन पैसों में से कुछ पैसे बचा के जो पड़े होते हैं उसको उसी बैंक में किसी रेट पे इन्वेस्ट भी कर देते हैं, ताकि उस सूद को दूसरा सूद काट दे। नहीं समझ आ रही? बैंक से आपने क्या लिया कर्जा, 100 मिलियन का, 10 मिलियन दे दिया ठेकेदार को, बाकी 90 मिलियन की भी जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़नी है 6 महीने बाद जाके, पहले आप 10 मिलियन तो ला लो। मसला ये है कि 100 मिलियन पे मीटर चालू है सूद का, आपको टेंशन भी है यार 100 मिलियन तो सूद पे आ रहे हैं, सारा मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो अक्लमंदी क्या है, 100 में से जितना चाहिए निकाल लो, बाकी के पैसे फिक्स डिपॉजिट में दोबारा जमा करा दो, उसी बैंक में जमा करवा दो। और उसको को भाईजान इन्हें तो हम तुसी सूद लाओ, वो भी बड़े अक्लमंद हैं, उस पर 10% वो नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे हम जब लोगों से पैसे लेते हैं तो उस पर रेट कम लगाते हैं, लोगों को जब पैसे देते हैं तो उस पर रेट ज्यादा लगाते हैं। अच्छा चलो यार जो मर्जी लाओ तो सही, तो उससे आपको क्या होगा कि 2% सूद थी लोग, मेरी बात समझा रहे हो? 10% तो उसने लगाया और 8% आपने लगा दिया। होंगे कि चलो यार उधरों सूद पै रहा है, इधरों सूद असी दे रहे हैं, नेट होता जा रहा है, सानू घट खर्चा पेगा। लॉजिक समझ आई? तो बच्चों अगर कोई पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उसको आप टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दें, क्या कर दें, उसके ऊपर आपको इनकम आएगी, क्या आएगी, इनकम। तो वो इनकम उस एक्सपेंस में से क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे। तो नेट अमाउंट जो होगी वो आप बिल्डिंग की कॉस्ट में लेके जाएंगे। फार्मूला समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? पहली लाइन किस चीज की है, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, ये बैंक ने लगाया। आपने कहा यार 100 मिलियन मुझे पहले दिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 मिलियन चाहिए, मैं करूंगा भी 6 महीने पड़े, 6 महीने बाद जाके जरूरत पड़ेगी। तो बाकी 90 मिलियन आपने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर आपने कहा बैंक साहब तुसी रेट लाओ हम मीनू पैसे दो। तो फिर उस सूरत में नेट अमाउंट जो निकलेगी वो जाएगी बिल्डिंग की कॉस्ट में, सारी अमाउंट बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएगी। क्लियर? और बोलो तो सही। अब बच्चों ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको करके देखते हैं। अप लिमिटेड borrowed a loan of 10 million from down bank on 15% per annum for constructing its power generation facilities। पावर जनरेशन फैसिलिटी बच्चों हमने कल पढ़ी थी, क्या ये क्वालिफाइंग एसिड होता है कि नहीं होता, आईपीबीस, ठीक है जी। तो वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली बनी नहीं होती, उनको बनाना पड़ता है। द लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी 2011। लोन कब मिला, तो मीटर कब चालू होगा, 1 जनवरी को। जिस दिन कर्जा लिया बैंक का मीटर उस दिन चालू होगा। अप लिमिटेड पेड 3 मिलियन टू कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएटली। कर्जा कितना मिला था बच्चों, ठेकेदार को कितने पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं, ठेकेदार, जो सादा अल्फाज में हम कहते हैं। बिल्डिंग बनानी है, ठेके से बंदा हायर कर लो, आप ही कर देना क्या। बट द रिमेनिंग 7% मिलियन वर पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन मार्च 1, 2011। 1 फरवरी को कितना कर्जा मिला बच्चों, ठेकेदार को कितने दिए, बाकी नहीं दिए, पड़े हुए हैं। वो उसकी जरूरत कब पड़ेगी, कितने महीने तक वेले पड़े हुए हैं, 1 महीने तक वो 7 मिलियन वेला पड़ा हुआ है। तो अगर वेला पड़ा हुआ तो सूद तो उस पर पड़ता जा रहा है। तो अक्लमंदी का तकाजा क्या है, इसको इन्वेस्ट करके इसके ऊपर इनकम कमा लो जो कि उस सूद में से माइनस हो जाए। द रिमेनिंग 7 मिलियन वर टेम्पोरेरली इन्वेस्टेड ऑन ए सेविंग अकाउंट एट, बच्चों उसने क्या रेट लगाया, इस पे का रेट लगा, बैंक अक्लमंद है, उस पर 15% नहीं लगा रहा जो हमने जमा करा है। तो लगी बात। तो क्या बच्चों इसी जुल्म को देखते हुए कि बैंक सानू 15% चार्ज कर रहा है लेकिन सानू दे कितने परसेंट है, 9%, ये तो ज्यादा है, हम जमा ही नहीं कराते। पॉइंट समझ आ रहा है, यार सर ज्यादा कर जाओ असं तो हम जमा ही नहीं कराते। तो ये अकलमंदी का काम है कि बेवकूफ़ी का, उनका जो भी आ रहा है माइनस से होएगा, अल्लाह दे बंदे हो। नहीं समझ लगी? अप लिमिटेड हैज ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर
एज ऑन 31 दिसंबर 2011 द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड द लोन इज आल्सो आउट। हाँ जी, समझ आ गई क्या आंसर आता है? 1.3225 मिलियन, ऐसी है नहीं? सबको समझ आ गई है? किसी की गलती है तो बता दें। सबने सही सही कैलकुलेट कर लिया? अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। हाँ, आधे घंटे बाद आ गए। हाथ च मोबाइल पड़ा है, रात में रीला वेखदा आ रहा है। हाँ, लेट गया है लाइब्रेरी में। वाह 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 वाह, नेट सही आ रहा है। हाँ, की फायदा है? तू लेट आ जाएगा तेरी मेहरबानी थी, लेकिन क्लास आ जाएगा। हाँ जी, अब बच्चों जरा ध्यान से। और यकम जनवरी 2016 ओकाड़ा इंजीनियरिंग इशूड ए बॉन्ड टू रेज 25 मिलियन। क्यों में पढ़ा हुआ आपने? पैसे चाहिए, ठीक हो गया। एक तरीका तो ये कि बैंक से ले लो। बैंक वाले बड़े सख्त है, बहुत सारी चीजें चेक करेंगे कि थोड़े को गोल्ड कितना है, सिक्योरिटी तौर पर की जमा कराओगे। अब बंधन खाते आप पता है आपको तो घर वाले एतबार नहीं करते, गोल्ड कौन देगा आपको? बात सुन लगी है? आसान तरीका क्या है? पब्लिक को चूना लगा दो। बैंक वाले बहुत सारी शर्तें आपसे मनवाते हैं, फिर लोन देते हैं, लेकिन पब्लिक शर्तें नहीं मनवाती। आप बॉन्ड इशू करें, पब्लिक बॉन्ड परचेज कर लेगी, आपको पैसे दे देगी। कितने पैसे मिल गए? 25 मिलियन टू फंड ए कैपिटल प्रोजेक्ट विच विल टेक 3 years टू कंप्लीट। क्या ये प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है? कैसे पता लगा? 3 साल लगे। बॉन्ड भी एक कर्जा होता है। क्या होता है? फर्क यह है कि बैंक से नहीं लिया, लोगों से ले लिया, लेकिन पैसे वापस करने हैं कल को। ठीक हो गया? अमाउंट नॉट येट नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट आर इन्वेस्टेड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। कहता है सारे पैसे मिल तो गए इकट्ठे, लेकिन सारे एक दिन लगा नहीं सके। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2016 ओकाड़ा इंजीनियरिंग स्पेंट 9 मिलियन ऑन द प्रोजेक्ट फॉर लेबर मटेरियल एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स। कितना खर्चा हो गया बच्चों? 9 मिलियन का क्या हमने किया? ईंटें, सीमेंट, सरिया, बजरी सारा कुछ मंगा लिया। लेबर में क्या क्या आया? मिस्त्री, मजदूर। ओवरहेड में क्या क्या आया? बिजली शिजली जो इस्तेमाल हुई है। मजदूर और मिस्त्री ने में थोड़ी काम करना। आजकल तो वैसे बड़ी गर्मी, रोशनी होने के बावजूद बिजली चाहिए। ठीक हो गया? तो मिस्त्री और मजदूर मजदूर के लिए हमने बाकी चीजों का भी इंतजाम किया। बरं, द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड वाज 1250। ये क्या है बच्चों? सर्विसिंग द बॉन्ड, ये इंटरेस्ट है, इशू के लिए नहीं। सर्विसिंग औखा वर्ड है या इशू? तो वो इशू भी तो कह सकता था। तो ये इशू की कोई कॉस्ट नहीं है। ये सर्विसिंग की जो बात कर रहा है, सर्विसिंग से क्या मुराद है? इंटरेस्ट। पॉइंट समझ लगे? कितना इंटरेस्ट पड़ेगा बच्चों बॉन्ड पे? 12,50,000 का इंटरेस्ट पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द कंपनी वाज एबल टू अर्न 7,80,000 थ्रू द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड। कितने कंपनी ने अर्न कर लिए? 780। कितने पैसे देने हैं? कितने पैसे लेने हैं? तो ये क्या हो जाएंगे? नेट हो जाएंगे। मांगा क्या उसने? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2016। तो कहता बताओ बिल्डिंग के ऊपर टोटल अमाउंट कितनी लग चुकी है? निकाला जी। 31 दिसंबर वाले दिन बिल्डिंग की टोटल वैल्यू बतानी है आपने। बिल्डिंग की टोटल वैल्यू 31 दिसंबर वाले दिन कितनी थी? बिल्डिंग की टोटल वैल्यू 31 दिसंबर वाले दिन कितनी थी? 9.47 मिलियन। कैसे निकला? देखो जी, सीमेंट, बजरी, सरिया, ये कितने का आया? 9 मिलियन का। सूद कितना पड़ गया? लेकिन इनकम भी तो हुई। तो नेट ये कितना बन गया? 470।
ये 90 लाख में जमा करेंगे तो फाइनल वैल्यू बिल्डिंग की क्या आ जाएगी? 94,70,000। नहीं समझ नहीं पा, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? अब अगला पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। किस दिन से मीटर चालू होगा? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? किस दिन से सूद जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना शुरू होगा? तो हेडिंग समझ आ रही है? किस दिन से सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होना शुरू होगा? तो बच्चों ये स्टैंडर्ड कहता है 3 बातें आपने देखनी है। कितनी बातें देखनी है? 3 बातें। सबसे पहला पॉइंट, एंटिटी इनकर बोरिंग कॉस्ट। पहली बात, सूद पड़ रहा है। सूद किस दिन पता चलेगा पड़ रहा है? जिस दिन कर्जा लिया। जिस दिन कर्जा लिया बैंक का मीटर चालू हो जाना। अब आपका मीटर चालू हुआ है कि नहीं हुआ ये देखना पड़ना है। बैंक ने तो उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर देना है। कब? जब उसने कर्जा दे दिया। अब उसको इससे लेना देना नहीं है कि आपके 6 महीने तक मिस्त्री नहीं मिला आपको। बैंक को इससे लेना देना है कि हम जाके कह सकते यार ठेकेदार नहीं मिल रहा सर चंगा उन्होंने बाहर चल रहे हैं ठेकेदार लंबा। बैंक ने कहा हो यार बड़ा अफसोस हुआ है, लेकिन थोड़ी मेहरबानी सूद टाइम पे दे देना। सूद में कोई माफी नहीं है। समझ आएगी बात? अगला पॉइंट, पहला पॉइंट समझ आ गया नहीं? दूसरा पॉइंट, एंटिटी इनकर एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। बैंक से कर्जा ले लिया, ओके, लेके बैठे रहे 2 साल, बैंक का मीटर तो चल रहा है, लेकिन क्या आप बिल्डिंग की कॉस्ट में सूद ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग ही कोई नहीं। बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई? कोई नहीं। समझ आ गई बात? तो उस सूरत में जो बैंक को पैसे देने वो कहाँ जाएंगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग शुरू ही नहीं की आपने, तो बिल्डिंग की कॉस्ट कहाँ से आ गई? तो बिल्डिंग में सूद शामिल करने के लिए क्या चीज जरूरी है? बिल्डिंग का बनना जरूरी है। अगर बिल्डिंग ही नहीं बनती भाई तो उसे सूद कितने ऐड करोगे? बात समझ लगी कि नहीं लगी? पहला पॉइंट क्या है कि कर्जा लिया हुआ है, मतलब एक ऐसी कंपनी भी तो हो सकती है जिसने 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया, सारी की सारी बिल्डिंग अपने पैसों से बना रही है, तो क्या उसकी बिल्डिंग में बोरिंग कॉस्ट जमा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कर्जा लिया ही नहीं। तो ये बात तो उसके लिए है जिसने कर्जा लिया है। पहला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, समटाइम बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि आपने दोस्त से कर्जा ले लिया। किससे कर्जा ले लिया? दोस्त से कर्जा तो ले लिया, पहली बात तो पूरी होगी। दूसरा पॉइंट, पहली बात तो पूरी होगी, लेकिन मसला ये उसके ऊपर दोस्त आपसे सूद लेगा? दोस्त आपसे सूद नहीं लेगा, क्योंकि आप देंगे नहीं। उन्हें पता है ही पैसे वापस आ जाने बड़ी गल है, नहीं तो भी डूबे। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, आपने उसको ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उसने आपको पैसे दे दिए, लेकिन अंदर खाते उसको पता है और उतले पैसे तो छो ऐ जो दिते ने बस ऐ ही वापस आ जाए, बस मसले ते बह जाने। नहीं समझ आ रही? ठीक है जी। तो वो सुना है ना, उधार मोहब्बत की कैंची है, सुना आएगा। तो फिर उधार ले आना, क्योंकि ये तो दूसरा बंदा क्या है ना जिन्हें उधार देता है। ठीक है जी। या उधार एक जादू है, जो लेता है गायब हो जाता है, सुना है ना? या उधार कश्मीर की आजादी तक बंद है। ठीक है जी। तो दुकानदार इस तरह की चीजें लिख के लगा रहे होते हैं, उधार वाला चक्कर कोई नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? एंटिटी इनकर बोरिंग कॉस्ट। क्या मतलब है? लोन ले लिया है और उस लोन के ऊपर बोरिंग कॉस्ट पड़ रही है, मगर दोस्त से कर्जा लिया है तो बोरिंग कॉस्ट कोई नहीं। कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पड़ना चाहिए, ये पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? कर्जा लिया है और उसके ऊपर क्या है? इंटरेस्ट पड़ रहा है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं पड़ रहा तो बैलेंस शीट में आप बिल्डिंग में इंटरेस्ट कैसे ऐड कर सकते? आपने तो पे ही नहीं किया। समझ लगी? आप कहेंगे देखें ये तो हमारी एफिशिएंसी है ना कि हमने दोस्त से कर्जा ले लिया, अगर बैंक से लिया होता तो सूद पे करना पड़ता, दोस्त से लिया है नहीं पे करना पड़ा, हमने बचत कर ली, लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट में तो सूद जाएगा। हम कहेंगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा?
भाई पेमेंट दिखाओ, किधर की है पेमेंट? पेमेंट तो कोई नहीं, तो फिर बिल्डिंग की कॉस्ट किस तरह से बढ़ा रहे हो? तो लगी बात। तो बिल्डिंग की कॉस्ट में कोई चीज उसी वक्त जाएगी जब आपने खर्चा पे किया होगा। अगर पे ही नहीं किया तो बिल्डिंग कॉस्ट में जाने का इजाजत नहीं। दो पॉइंट समझ आ गए बच्चों? पहला पॉइंट क्या है? कर्जा ले लिया और उसके ऊपर मीटर चालू हो गया। दूसरी बात, कर्जा लेके 2 साल के लिए सो नहीं जाना। क्या करना है आपने? बिल्डिंग भी बनानी है। एंटिटी इनकर एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट, ठेकेदार को पैसे दे दिए हैं। एंड तीसरा पॉइंट, एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट हैव स्टार्टेड। ऐसा ना हो कि ठेकेदार को पैसे दे दिए और ठेकेदार नास गया। तो सारी बात, कर्जा ले लिया, मीटर चालू हो गया, ठेकेदार को पैसे भी दे दिए, ठेकेदार गायब हो गया। दो बातें पूरी हो गई। क्या तीसरी बात पूरी हुई? तीसरी बात क्या है? कि भाई लैंड के ऊपर, प्लाट के ऊपर कोई काम करता नजर आना चाहिए। काम हो रहा है भाईजान, कल नींव खोदियां सी, आज दीवारा खड़ियां हो गई ने, कल लेंटर पै देगा। काम होता हुआ नजर आना चाहिए। ये तीन बातें पूरी होंगी तो बोरिंग कॉस्ट जो सूद आप बैंक को पे कर रहे हैं वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। कितनी बातें बच्चों? तीन बातें। पहली बात क्या है? नंबर वन, कर्जा ले लिया और उसके ऊपर सूद पड़ रहा है। दोस्त से कर्जा लिया वो वाला नहीं, बैंक से कर्जा लिया है और उसके ऊपर मीटर चालू हो गया है। नंबर टू, कर्जा लेके सो नहीं जाना। क्या करना है? ठेकेदार को पैसे देने। नंबर थ्री, ठेकेदार भाग गया, वो वाले चक्कर ही नहीं। ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। ये तीनों बातें पूरी होंगी तो आप बिल्डिंग की कॉस्ट में जमा कर सकते हैं सूद को। इनमें से एक भी मिसिंग है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हजमन शुद्धमन। अच्छा जी बच्चों, अब आपके सामने एग्जांपल है। कर्जा लिया जी 1 अगस्त 2021 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी थी 1 सितंबर 2021 को, और ठेकेदार को पैसे दिए हैं जी 15 अगस्त 2021 को। बताओ किस दिन से बिल्डिंग की कॉस्ट में सूद जाएगा? 1 अगस्त को, 15 अगस्त को, या 1 सितंबर को? क्यों? क्योंकि उस दिन तीनों शर्तें पूरी हुई। बैंक से कर्जा मिला 1 अगस्त को, ठेकेदार ही नहीं मिला था। ठेकेदार जब कब जाके मिला? 15 अगस्त को। ठेकेदार ने कहा भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ए पैसे फड़ो, काम शुरू करो। ठेकेदार ने पैसे पकड़ के घर चला गया। अगले दिन फोन किया, भाईजान कितने रह गए हो? वो कहते यार बस वो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, डॉक्टर ने मैंने 15 दिन का रेस्ट किया है, वो मैं करके तो फिर आना। और वो उन 15 दिनों में किसी और का काम कर रहा है। आपसे पैसे पकड़ लिए। अगर वो आपको एडवांस में कहता कि यार मैं वेला कोई नहीं, मैं 1 सितंबर को आवांगा, तो फिर आप उसको पैसे देते। आप किसी और ठेकेदार को फोन कर लेते। वो अकलमंद था। क्या हुआ? वो आ गया, 15 अगस्त को आ गया, पैसे पकड़ के निकल गया। अब आप उसको फोन करें, आ जाओ थोड़ी मेहरबानी, आ जाओ थोड़ी मेहरबानी। वो कब आया? 1 सितंबर को आया। 15 दिन किसी और का काम कर रहा होगा। ठीक हो गया जी? तो बच्चों बैंक का मीटर कब चालू हो गया? बैंक का तो 1 अगस्त में मीटर चालू हो गया। अब पॉइंट ये कि हमारा मीटर कब चालू हुआ? हमारा मीटर जो है वो 1 सितंबर को चालू हुआ। तो अगस्त के महीने का सूद नहीं देना, देना है तो वो कहाँ जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वो 99% वाला केस है जो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में कब से जाना शुरू होगा? 1 सितंबर को जाना शुरू। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गई है? अब बच्चों अगली एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो चुकी थी? 1 जुलाई 2022 को। हमारे पास अपने पैसे पड़े थे, हमने लगा दिए। पहली पेमेंट हमने कब की है जी? 1 जुलाई 2022 को। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, कर्जा कब लिया जी? 15 दिसंबर 2022 को। अपने पैसे खत्म हो गए तो बैंक से जाके कर्जा मांगा कि यार बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे मोगे ना, तुसी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्डिंग के कागज सामने जाके जमा करा दो। प्रॉपर्टी के नाम है जी, मेरे नाम है, प्रॉपर्टी के कागजात ले आओ। हमने पकड़ा दिए, उन्होंने कर्जा दे दिया। तो लगी बात।
कर्जा कब मिला? कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? पहली पेमेंट कब की? कर्जा कब मिला? अब बताएं किस दिन से सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा? 15 यकम जुलाई को क्यों नहीं? यकम जुलाई को दो बातें पूरी हो रही थी। कौन कौन सी? दूसरी और तीसरी पूरी हो रही थी, पहली पूरी नहीं हो रही थी। पहली बात क्या है? कर्जा लिया ही नहीं। जब कर्जा ही नहीं लिया तो कौन सी बोरिंग कॉस्ट? कर्जा कब से लिया? तो क्या 15 दिसंबर को सिर्फ एक बात पूरी हो रही है, बाकी दो नहीं हो रही? बाकी दो तो ऑलरेडी हुई पड़ी है। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? तो हमारी बोरिंग कॉस्ट जो बैलेंस शीट में जाएगी उसकी डेट क्या है? 15 दिसंबर। क्लियर हो गया नहीं? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन के लिए 3 बातें क्लियर है सबको? अगला पॉइंट, किस दिन बोरिंग कॉस्ट को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे? किस दिन बोरिंग कॉस्ट को रोक देंगे कि बस? कहता है उस दिन हम बोरिंग कॉस्ट को रोक देंगे जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट होगा। 100% कंप्लीट होगा ये कह रहा है। क्या कह रहा है? सब्सटेंशियली कंप्लीट। 100% कंप्लीट होने की बात नहीं हो रही। किस चीज की बात हो रही है? सब्सटेंशियली कंप्लीट। यहां तक की बात लगी बच्चों? सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब क्या है, इसको क्लियर कर लो अच्छी तरह से। मींस एसेट इज कंप्लीटेड इन कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठेकेदार के हिसाब से काम मुकम्मल है। अभी आपने अपने लिए अपने हिसाब से उसमें फूल बूटे लगाने हैं, वो आपका मसला है। ठेकेदार का मसला, ठेकेदार कहेगा भाईजान मेरा वाला काम मुकम्मल है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ लगाओ छत्तां ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ मसला है। मेरा मसला, जिस दिन ठेकेदार अपना परना मोढ़े पे रख के चला गया ना, क्या हो गया? काम। तो बोरिंग कॉस्ट उस दिन रुक जाएगी, बोरिंग कॉस्ट उस दिन स्टॉप। क्या ये लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर यूज, कि बिल्डिंग जब अवेलेबल फॉर यूज होगी उस दिन रोकेंगे? नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर के पढ़ने से मुकम्मल हो। अभी बिल्डिंग में एसी लगने हैं, पंखे लगने हैं, पेंट होना है, टाइलें लगनी है, ठीक हो गया? तो ये छोटे मोटे काम आप खुद करेंगे, ठेकेदार नहीं करेंगे। ठेकेदार का भाईजान दीवारा खड़ियां करना सी, छत्तां लानियां सी, मैं ला रही थी, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ जो फुल बूटे ਤੁਸੀਂ लाने ने ਤੁਹਾਡਾ मसला। अब आपने अपने हिसाब से इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, इंटीरियर डिजाइनर ने आके नक्शा देख के, चीज़ों को देख के, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट को देख के सजेस्ट किया जी यहाँ पे ये रख दो, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो। उसने 6 महीने लगा दी, तो क्या 6 महीने तक सूद मजीद ऐड होता रहेगा? नहीं। ठेकेदार जब चला गया, बिल्डिंग बोरिंग कॉस्ट स्टॉप। अल्लाह जी समझ लगी? एग्जाम्पल पढ़े जरा। हाँ जी, किस दिन को बोरिंग कॉस्ट रुक जाएगी? 29 फरवरी 2000। फरवरी तो 28 का नहीं होता। आई का बड़ा सोच समझ के डेट ले रहा है। उसने 29 फरवरी लिखी है तो डेफिनेटली होगी, तो लिखी है। समझ आ रही बात? 29 फरवरी 2020 वाले दिन क्या हुआ? ठेकेदार चला गया, लेकिन 100% बिल्डिंग कंप्लीट है नहीं हुई थी। बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई थी बच्चों? यकम अप्रैल को कंप्लीट हुई थी, और उसी दिन आपने इसको क्या किया? इस्तेमाल करना शुरू कर। अब मेरा तो सवाल ये है, डेप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट होगी? डेप्रिसिएशन यकम अप्रैल से स्टार्ट होगी। डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड क्या है? अवेलेबल फॉर यूज। लेकिन बोरिंग कॉस्ट के लिए वर्ड क्या है? सब्सटेंशियली कंप्लीट। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। याद रहेगी बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, if an asset is under process of construction or installation, then it is called as capital work in progress। मतलब आप यहां से गुजरे,
आज रास्ते में एक प्लॉट खाली था एक कनाल का, तो क्या आप उसको बिल्डिंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप अगले दिन गुजरे, बुनियादी खड़ी कर रहे थे, तो क्या उसको बिल्डिंग कह सकते हैं? आप उस अगले दिन गुजरे, दीवारें खड़ी हो गई थी, तो क्या आप उसको बिल्डिंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन उसको लैंड भी नहीं कह सकते, ना तो वो लैंड रहा, ना ही वो बिल्डिंग है, उसके बीच की कोई स्टेज है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हमारी बैलेंस शीट में ना तो लैंड लिखा जाएगा, ना बिल्डिंग लिखी जाएगी। अब वो लैंड लैंड नहीं रहा, बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग भी नहीं रहा, उसके बीच की एक सिचुएशन है, उसको क्या कहेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। 6 महीने बाद जब वो मुकम्मल हो जाएगी बिल्डिंग, तो क्या फिर उसको लैंड कहेंगे? अब तो लैंड नहीं है, अब क्या है? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नाम काट के उसकी जगह क्या लिख देंगे? बिल्डिंग। उस दिन वो बिल्डिंग। पार्ट बी, while calculating investment income to be deducted from interest incurred, we will consider only that time period for which interest incurred is capitalized। तो कहता है देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट इनकम निकालेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट इनकम उसी टाइम की होगी जिस टाइम का सूद आपकी एसेट की कॉस्ट में गया है। नहीं समझ आई? देखो फर्ज करो, आपने इस एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, लोन कब लिया था? यह कब? अगस्त को। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? पहली पेमेंट ठेकेदार को कब दी? हमारी बोरिंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? अब सोच समझ के जवाब देना। अगस्त के महीने का सूद कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगस्त के महीने में पैसे तो आपने इस्तेमाल ही नहीं हुए। हुए? पहली पेमेंट कब की है? 15 अगस्त को। इसका मतलब है 15 दिन तक तो पैसे 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं हुआ आपका। तो 15 दिनों में कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी कि नहीं की होगी? अब बोलो तो सही। उन 15 दिनों के लिए कहीं ना कहीं पैसे रखे होंगे आपने। ये प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, तो इनकम कहाँ जाएगी? ये भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी, ये बैलेंस शीट में नहीं जा सकती। हाँ सुनाइए। जिस महीने का सूद प्रॉफिट लॉस में गया है, उस महीने की इनकम भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी, बैलेंस शीट में बिल्डिंग में से माइनस। तो बिल्डिंग में से माइनस फिर कब होगी? जिस महीने का सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में गया है, उस महीने में अगर इनकम थी, तो वहां से माइनस होगी। नहीं बात है तुम्हारी। हो गई है? ठेकेदार छत पा रहे थे, थलो तुम पौधे ला रहे हो। नहीं ना कर सकते जब तक उसको फाइनल कंप्लीट नहीं करेंगे, समझ नहीं आने इसका करना क्या। अभी देखते हैं, हौसला कर लो। अरे कुछ है शुरू नहीं हुई थी, पहले रोक लो। अजीब। मतलब बच्चा पैदा है सर, अगर इसको कैंसर हो जाए, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ शक्ल दस रही होती। अजीब किस्म के लोग होते हैं, सारा खानदान खुशियां मना रहा है, ए भाई अपनी लादा दो। नहीं उतनी याद रहेगा ना कि कितने की पूछना है। आप ही मोटरसाइकिल से हॉस्टल तो कॉलेज आ रहे हैं, कभी नहीं सोचेगा कि मेरा गिट्टा टूट जाए, तो अपने बारे में कभी नहीं सोचा। सर हम इस छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, छत गिर जाए तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या इम्पॉसिबल है छत गिरे? इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन कभी सोचा है? नहीं, आपने वहां से कभी नहीं सोचा। आपने बस यही सोचा कि नहीं नहीं मैं तो उस वक्त बाहर रहूंगा जब छत गिरेगी। तो दूसरे दिन हर शहर कीड़े कर रहे हैं। सर अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक जाए तो, ठेकेदार मर जाए तो, मजदूरों को कैंसर हो जाए तो, मिस्त्री का एक्सीडेंट हो जाए तो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल पूछने। और कुछ बना दे लैन दो पहले है। वो पुत्रपुर तो पूरी जिंदगी नहीं पूछेगा। क्या? हाँ हाँ। तो फिर ठेकेदार जिस दिन कहेगा मेरी तरफ से मुकम्मल काम, इंटीरियर का भी शामिल करके जाएगा, उस दिन सब्सटेंशियली कंप्लीट होगी। समझ लगी?
अच्छा जी, अगला पॉइंट, मनी लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग ऑन 1 फरवरी 2005। कब कंस्ट्रक्शन शुरू की? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन 2005 वर पेड एज फॉलो ऑन 1 फरवरी। कितने पैसे दिए हैं, किसको दिए होंगे? ये 5 लाख किसको दिया है? आवाज नहीं आ रही। ठेकेदार को। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन 1 फरवरी को शुरू हो गई, पैसे भी 1 फरवरी को दे दिए, दो काम इकट्ठे ही हो गए, पैसे भी दे दिए, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। जब भी वर्ड यूज होगा ना स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये है कि लैंड पे एक्टिविटीज होना शुरू हो गई है, ट्राली इटा लेके पहुंच गई है, रेत आ रही है, सरिया रेट तय हो गया है, सरिया भी आ रहा है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या वर्ड यूज हुआ है? स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, काफी है कि एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। समझ लगी बात? अगला पॉइंट, दूसरी पेमेंट की 6 लाख रुपए की 1 जुलाई को, तीसरी पेमेंट की 8 लाख रुपए की 1 नवंबर को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंडेड ऑन 1 दिसंबर 2005। किस दिन कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई? तो पहले तो ये तय करो ये क्वालिफाइंग एसिड है भी कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई और कब मुकम्मल हुई, कितने महीने लगे? 11 क्या सी किसी ने? थोड़े महीने नहीं सेट होने, डेप्रिसिएशन मुक गई है, भी मुक जाना है, सारी अकाउंटिंग मुक जानी है, थोड़े महीने नहीं पूरे होने करने। याद रखना बच्चों, पेपर में जब भी जलील हो गए महीनों की वजह से हो गए, ठीक है जी। अकाउंटिंग में सबसे बड़ा स्यापा क्या है? महीने। ये बात याद रखना, ना सिर्फ FAR 1 में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी यही मसला था, FAR 1 में भी यही मसला है, FAR 2 में भी यही होगा, इवन एडवांस अकाउंटिंग में भी महीने पूरे नहीं होने। समझ आ रही है? महीने समझ नहीं आते। अच्छा जी, व्हेन द बिल्डिंग वाज कंप्लीट एंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, बिल्डिंग मुकम्मल भी होगी और अवेलेबल फॉर यूज भी होगी एक ही दिन पे। मतलब हो सकता था यहाँ पे डेटें दो डिफरेंट लिखी होती, लेकिन उसने कहा नहीं यार, अभी फिलहाल आसान आसान जिंदगी है, जिस दिन बिल्डिंग मुकम्मल हुई उसी दिन वो अवेलेबल फॉर यूज भी थी। दिस बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 10 साल टू इन रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ये भी बता दिया, डेप्रिशिएट भी होगी। द कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय ए लोन ऑफ 19 लाख फ्रॉम सिटी बैंक। पैसे कोई नहीं थे, कितने पैसे हमने बैंक से लिए? 19 लाख। क्या बच्चों ये स्पेसिफिक लोन है कि जनरल लोन है? कैसे पता चला? कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड 19 लाख। दूसरी बात, ये ठेकेदार को कितने पैसे दिए? तो जितने पैसे ठेकेदार को दिए उतना ही लोन लिया है, तो इसका मतलब है बैंक से खास तौर पे इसी के लिए लोन लिया होगा। तो ये कौन सी बोरिंग है? स्पेसिफिक बोरिंग। ये बात भी क्लियर करनी है पेपर। हजम शुद्ध। क्या बच्चों पैसे इकट्ठे ले लिए थे, लेकिन पैसे इकट्ठे ठेकेदार को दे दिए थे, इसका मतलब है कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी। समझ आ रही बात? द लोन वॉज रेज्ड ऑन 1 जनवरी 2005। कब कर्जा लिया, लेकिन काम कब शुरू किया? किस दिन से मीटर चालू होगा बैंक का? बैंक का मीटर चालू हो जाएगा 1 जनवरी को। हमारा मीटर कब चालू होगा? 1 फरवरी। तो जनवरी के महीने का सूद वो हमसे नहीं लेगा, तो फिर वो हम कहाँ लिखेंगे? वो जाएगा प्रॉफिट लॉस। और जनवरी के महीने में अगर हमें इनकम हुई तो भी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस। लॉजिकली पॉइंट समझ आ गया? बिल्डिंग की कॉस्ट में सूद कब जाएगा? 1 जनवरी, फरवरी। और 1 फरवरी से ऑनवर्ड अगर कोई इनकम हुई तो वो वहां पे माइनस होगी, क्योंकि सूद उस महीने से स्टार्ट हुआ है तो इनकम भी उसी महीने से जाएगी। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? स्पेसिफिकली टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। अगर वो ये लाइन ना लिखता, क्या तभी हमें बात समझ आ रही थी कि स्पेसिफिक बोरिंग है? ठीक है जी। तो आई का पापे एहसान करता है, कंसेप्ट क्लियर हो तो ये बात उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे फिर भी लिखे। तो कोई हो सकता कि मत मारी जाए, उन्हें पता ना चले, असि दस दें भाई जान स्पेसिफिक बोरिंग। समझ लगी? तो
तो आई कैप आपके लिए आसानी पैदा करता है वंस अगेन, कि पता होता भी है कि यार स्पेसिफिक बोरिंग ही है, लेकिन फिर भी वो बता देता है। आगे चलते हैं। द इंटरेस्ट रेट इज 25% पर एनम। देयर वर नो कैपिटल रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अब कैपिटल रीपेमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कि वो जो लोन है, लोन की वापसी कोई नहीं। कल हमने सवाल किया था ना, लोन वापस कर रहे थे 5-5 मिलियन, वो ये वाली बात कर रहा है कि लोन का 1 रुपया भी हमने वापस नहीं किया। सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम। कि जो पैसे बचे हुए थे वो हमने इन्वेस्ट कर दिए, किस रेट पे? 20% पे। लॉजिकली बात समझ लगी है? कर्जा लिया किस रेट पे था? किधर लिखा हुआ है? पता नहीं किधर लिखा है। ये लिखा हुआ। लेकिन बच्चों हमें इनकम किस रेट पे मिलेगी? 20%। द बिल्डिंग इज ए क्वालिफाइंग एसेट फॉर द पर्पस ऑफ IS 23। क्या ये बताने की जरूरत थी? फिर भी आएगा, आप एहसान कर। अगर कंसेप्ट सही होंगे तो आपको लगेगा यार ये बात बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो पहली दफा पेपर में जाके पढ़ते हैं। ठीक हो गया? वो भेजन भी लिखन दिया, अभी लिखन दिया, सारे लिखन दिया, कहते मैंने भी कुछ लिखना चाहिए। तो फिर देख लेता है। तो आई क्या मैंने उसको भी मौका दिया कि यार तेरी मेहरबानी, ध्यान ना पढ़ ला, सारा कुछ मैं थे दसिया आया, तुम्हें कुछ लिख ला। ठीक है जी। वो कहना मारो गोली, पूरी जिंदगी लिखते रहे हैं। इनविजिलेटर देखो बस, इनविजिलेटर साहब कितने जा रहे हैं, की खा रहे हैं, की पी रहे हैं, कितने बैठे हुए हैं। पेपर पे आनी जानी शायद 3 घंटे बस नजारे की हो रहा है दुनिया च। सारे पागल तो होना थले करके पता नहीं की कर रहे हैं। ठीक है जी। आज मेरा सर फखर से बुलंद है, बाकी सब झुके हुए हैं। समझ लगी बात है? पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट आर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। क्या बच्चों ये पहली रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं? ट्राई करो जरा, शाबाश। हाँ जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। इंटरेस्ट कितना लगा बच्चों? 19 लाख का आपने कर्जा लिया था, रेट लगेगा 25%। कितने महीने तक का कर्जा बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा? 10 महीने। सोच लो सोच लो सोच लो। 1 फरवरी से लेके 1 दिसंबर तक, ऐसी ना? कब बिल्डिंग मुकम्मल होगी थी? 1 फरवरी से 1 दिसंबर तक। तो समझ आ गई सबको? 10/12 क्लियर है सबको? अगला पॉइंट, आपने बच्चों 19 लाख का कर्जा लिया था, लेकिन 5 लाख रुपए ठेकेदार को दे दिया। बाकी कितने पैसे बचे हुए थे? 14 लाख। वो 14 लाख आपने इन्वेस्ट किए होंगे। कितने महीने तक 14 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहा? 1 जुलाई को उसमें से पैसे निकालने पड़े थे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने तक 14 लाख रुपया बैंक में पड़ा रहा। तो उस पर इनकम आई होगी 14 लाख इंटू 20% इंटू 5/12, 1,16,667। समझ आएगी बात? फिर उस 14 लाख में से कितने पैसे निकल के बचो? 6 लाख। कुछ पैसे अभी भी बचे हुए हैं। कितने? 8 लाख। वो आपने इन्वेस्ट कर दिए। किस दिन वो 8 लाख निकलवाने पड़े? तो कितने महीने तक 8 लाख रुपया सेविंग में पड़ा रहा? कौन कौन से महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये कम नवंबर को तो पैसे निकाल लिए थे। तो बच्चों 8 लाख इंटू 20% इंटू 4/12, 53,333। तो फाइनल अमाउंट जो जाएगी बैलेंस शीट में वो 2,25,833 आएगी। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? पर वेले बैठने कभी अकाउंटिंग नहीं आती, हाथ पैर मारने पैंदे ने।
तो पार्ट ए सबको समझ आ गया? कोई मसला मसाला आया तो बता दो। पार्ट बी में उसने क्या मांगा था? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यानी 31 दिसंबर 2005। यही कर लो, अगर पहले वाला नहीं हुआ तो यही कर लो कम से कम। बच्चों याद रखना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए कि बिल्डिंग की फाइनल कॉस्ट है क्या। तो बच्चों बिल्डिंग की फाइनल कॉस्ट है वो पैसे जो ठेकेदार को दिए। कितने पैसे दिए? 19 लाख। प्लस वो सूद जो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना है, इन दोनों को जमा करें। ठेकेदार को कितने पैसे दिए बच्चों? ये सीधा सीधा आपके सामने लिखा हुआ है। 19 लाख ठेकेदार ले गया। ये तो सीधा सीधा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो रहेंगे। प्लस वो सूद जो पड़ा था 2,25,833, वो भी तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाना है। इन दोनों को जमा करेंगे तो फाइनल कॉस्ट कितनी निकल आएगी बच्चों? 21,25,833। तो उसको 10 पे डिवाइड करेंगे, इंटू 1/12 करेंगे। नहीं समझ रहे? सोच लो सोच लो सोच लो। तो लगी बात? कोई 1% भी कंफ्यूजन है तो बता दो। तो आगे चलें। तीसरा पॉइंट, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर 2005। कैरिंग अमाउंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या होता था? डेप्रिसिएबल अमाउंट। याद है कुछ कुछ बचपन की बातें हैं। लेकिन उसने क्या मांगा बच्चों? कैरिंग अमाउंट मांगी है। किस में से क्या माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? किस में से क्या माइनस करें? कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कैरिंग अमाउंट निकल आएगी। ऐसे ही बच्चों, ये जरा देखो। आसान था कि मुश्किल था? पार्ट डी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकालो। शाबाश, ध्यान से। वो एक्सपेंस और इनकम जो प्रॉफिट और लॉस में जा रहा है वो बताओ। वाली कितने महीने का सूद प्रॉफिट और लॉस में जाएगा? 1 महीने का। कर्जा कब लिया था? ये कम जनवरी को। हाँ जी, क्या है ना, हो गया ना। बैंक का मीटर कितना महीने चालू था? बैंक का मीटर कितने महीने चालू था? 12 महीने। हम बैलेंस शीट में कितने महीने ले गए? तो पीछे कितने पड़े हैं? एक। थोड़े महीने नहीं पूरे होंगे। हाँ जी, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 4। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो साल तो हो गया, 16 महीने।
Q1 में साल था 16 महीनों में और FR1 में साल है 11 महीनों में। 10 महीने बिल्डिंग में, 1 महीना प्रॉब्लम आपकी, तो बाकी 1 महीना कितना? हाँ भाई, कितना एक्सपेंस जाएगा प्रॉब्लम आपमें? एक्सपेंस कितना जाएगा बच्चों? 79167। और इनकम कितनी जाएगी बच्चों? 31,667। ले रहा कि बेड़ा गर्क हो गया है? देखो हमने कर्जा कब लिया था? यकम जनवरी को किसी को पैसे दिए? तो इसका मतलब है पूरे के पूरे पैसे पड़े हुए हैं। जनवरी के महीने में सारे पैसे पड़े हुए हैं, ठेकेदार को पैसे दिए ही नहीं, तो वो पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे? सेविंग में। किस रेट पे? कितनी देर तक 19 लाख का 19 लाख पड़ा रहा? यकम फरवरी तक पड़ा रहा, महीना पूरा हो गया, तो उस पूरे महीने की जो इनकम है वो बैलेंस शीट में नहीं जा सकती। क्यों? कंस्ट्रक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई थी, तो वो कहाँ जाएगी? प्रॉब्लम। लेकिन क्या बच्चों की ऐसी सेविंग है जो दिसंबर में भी पड़ी रही? दिसंबर में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। क्यों? जितना पैसे लिए थे सारे ठेकेदार को दे दिए, अब 1 रुपया भी सेविंग में पड़ा हुआ है, तो दिसंबर के महीने की कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आएगी। सूद ऑन दी अदर हैंड, सूद बैंक ने जब सूद लेना है तो जनवरी का भी लेना है और दिसंबर का भी लेना है। बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है तो ठीक है, बैंक ने ये कहना कि बिल्डिंग थोड़ी मुकम्मल होगी, सूद रहने दो, क्योंकि तुम IAS 23 पढ़ ले। बैंक कहेगा भाईजान सूद किस दिन रुकेगा? जब मुझे मेरा कर्जा वापस करोगे। तो क्या यकम दिसंबर को उसको कर्जा वापस कर दिया तो दिसंबर का भी सूद पड़ेगा? समझ रही बात? तो बैंक में बच्चों 2 महीने का सूद हमें पे करना पड़ेगा। कौन सा? एक तो जनवरी का पे करना पड़ेगा और एक दिसंबर का पे करना पड़ेगा। 19 लाख इंटू 25% इंटू 2/12। समझ आ गई है? 100% क्लियर? इनकम 1 महीने की, क्यों? क्योंकि दिसंबर में थी नहीं, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 महीनों का। जनवरी में भी इंटरेस्ट पड़ा था और दिसंबर में भी पड़ा था, नहीं पल्ले गया। 100%। ये कौन सा सवाल था बच्चों? अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। लोन रेज्ड स्पेसिफिकली, खुद ही बता दिया उसने, खास तौर पे कर्जा लिया गया है टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, और बता दिया उसने ये क्या है, कि 15 दिनों में मुकम्मल नहीं होनी, कम से कम 6 महीने तो इसको लग ही जाने। मसला ये है कि हमें एक बैंक से सारा कर्जा नहीं मिला, हमने 2 बैंकों में जाके एप्लीकेशन दी। ठीक हो गया? एक बैंक ने रेट क्या लगाया, कर्जा कब दिया उसने, कितने पैसे मिले, 5 लाख। फिर दूसरे बैंक से हमने जाके बात की, किस रेट पे, कर्जा उसने कब दिया, कितना दिया, यहां तक की बात सुन लगी। तो क्या दोनों बैंकों पे यकम जनवरी को मीटर चालू हो जाएगा? बैंक ए अपना मीटर कब चालू करेगा और बैंक बी? पॉइंट समझ आ रहा है सबको? अगला पॉइंट, ₹1,00,000 ऑफ लोन बी कैपिटल वाज रीपेड ऑन 31 जुलाई 2005। क्या किया हमने, कौन सा कर्जा वापस कर दिया? बी का कर्जा लिया कितना था, उसमें से 1 लाख वापस कर दिया। कब कर दिया? तो इसका मतलब है 31 जुलाई के बाद 4 लाख पे रेट नहीं लगेगा, 3 लाख पे लगेगा। क्यों? बाकी तो 1 लाख तो वापस कर दिया। पॉइंट समझ आ रहा है? 31 जुलाई तक किस पे रेट लगेगा, 4 लाख पे। 31 जुलाई के बाद 3 लाख पे रेट लगेगा। ये वाली बातें कल की हुई है, याद आ रहा है कुछ कुछ? नो अदर लोन कैपिटल वाज रीपेड, चलो इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं की। ओके,
The only interest income earned during the year was interest income earned on investment of surplus fund from the specific loan in a 6% interest account. वो कहता है इंटरेस्ट इनकम जो है ना वो 6% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. ओके. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेड फॉर एज फॉलो. ठेकेदार को पैसे दिए 3 लाख रुपया. कब दिया? ध्यान से ध्यान से. कर्जा कब लिया था? ठेकेदार को पैसे कब दिए? क्राइटेरिया कब मीट होगा? 1 मार्च को. इसका मतलब है जनवरी और फरवरी का सूद प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा क्योंकि बिल्डिंग तो उस वक्त बनी नहीं. लेकिन मार्च से ऑनवर्ड सूद बिल्डिंग के कॉस्ट में रहेगा. जनवरी और फरवरी के अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग थी नहीं. लेकिन मार्च अप्रैल मई में अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो फिर बिल्डिंग की कॉस्ट में से माइनस होगी. पॉइंट समझ आ रहा है? पहली पेमेंट की बच्चों ठेकेदार को कितनी? 3 लाख रुपया. कर्जा कितना था हमारे पास? कितने पैसे दे दिए? कितने बच गए? कहाँ रखे होंगे? सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किए होंगे. ऐसी है. अगली पेमेंट कितनी की? कब की? अभी भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं. कितने पड़े हुए हैं? 1 लाख रुपया अभी भी इन्वेस्ट हुआ पड़ा है. अगली पेमेंट कितनी की? तो वो 1 लाख निकाला होगा वहां से कि नहीं निकाला होगा? लेकिन 4 लाख रुपया आपके पास और आ गया था. क्यों? कैसे पता लगा? ये पेमेंट कब की है? तो जून में इंटरेस्ट आ चुका था. लोन ले लिया था हमने. अब बच्चों 1 जून को क्राइटेरिया मीट हुआ पड़ा था कि नहीं हुआ पड़ा था? सोचो सोचो सोचो. क्राइटेरिया हुआ पड़ा था मीट. कैसे पता लगा? कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही थी. ठेकेदार को पैसे ऑलरेडी दे चुके थे. कर्जा उस वक्त 1 जून को लिया तो 1 जून से ही ऑनवर्ड इसके ऊपर जो सूद होगा कहाँ जाएगा? बिल्डिंग की कॉस्ट में. पॉइंट समझ लगे? ये नहीं देखेंगे सर इसमें से तो पैसे इस्तेमाल ही नहीं हुए. नहीं तो ना सही क्राइटेरिया मीट हो गया. यस. अगर इस्तेमाल नहीं हुए तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो आ रही होगी ना. तो लगी बात. अच्छा जी. कमेंसमेंट डेट 1 मार्च. ये उसने बता दिया. अगर ना बताता तो पता चल ही रहा था कि 1 मार्च को पहली पेमेंट होगी. अगला पॉइंट सिसेशन डेट. सिसेशन क्या होता है? जिस दिन एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट था उसी डेट को सिसेशन डेट कहते हैं. ठेकेदार साहब चले गए. हाँ जी. क्या कह रहे थे? सही है. लोन है 5 लाख रुपए इंटू 10%. कितने महीने के लिए बच्चों ये आउटस्टैंडिंग रहा लोन जो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा? ये 1 मार्च से पहले लिया था. कब तक इसकी कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगी? 31 अगस्त तक. कितने महीने बनते हैं? 6 महीने बनते हैं. मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. ऐसी है. लेकिन लोन कब लिया था? जनवरी में. इसका मतलब है जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट भी तो देना है आपको. वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. बैलेंस शीट में नहीं जाएगा. बैलेंस शीट में सिर्फ इन 6 महीनों का सूद जाएगा. हजम शुद्ध. ओके. 25,000. फिर लोन भी 4 लाख का लिया. कब लिया? 1 जून को. ओके. लोन भी 4 लाख इंटू 15% इंटू 2/12. 2/12 क्यों? क्योंकि जून और जुलाई 2 महीनों का इंटरेस्ट आपका 4 लाख पे लगेगा. फिर हुआ क्या? 1 लाख रुपया हमने दे दिया. कब? जुलाई के एंड पे. जुलाई के शुरू में नहीं, एंड में. तो बाकी महीनों का जो सूद है वो 3 लाख पे लगेगा. 3 लाख इंटू 15% इंटू 1/12. 1/12 क्यों? 31 अगस्त पीछे एक ही महीना रह गया. तो ये बच्चों टोटल सूद है जो आपको खर्चा पड़ा 38,750. यहां तक ये कैलकुलेशन सबने कर ली थी. अब इनकम. याद रखना बच्चों इनकम भी 6 महीनों की बात होगी. इन 6 महीनों से पहले या बाद की कोई इनकम नहीं आनी. तो मिलेगी. अगर जनवरी में कर्जा लिया था तो जनवरी में इनकम आई होगी. वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी, बैलेंस शीट में नहीं जाएगी. इनकम की बात भी बच्चों उसी टाइम की होगी जिस टाइम का सूद आपने बिल्डिंग में लेके गए. पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मार्च में कोई इनकम थी? सोचो कितनी थी बच्चों? 5 लाख रुपए का कर्जा था. 3 लाख रुपए ठेकेदार को दिए. 2 लाख रुपया आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा. ठीक हो गया बच्चों? तो 2 लाख इंटू 6% इंटू 2/12.
2/12 क्यों? क्योंकि मार्च और अप्रैल 2 महीने वो पैसे पड़े रहे, 30 अप्रैल को जाके आपने मजीद पैसे निकलवा लिए। कितने निकलवा लिए? अब सेविंग अकाउंट में बाकी पैसे कितने पड़े हैं? 1 लाख। तो बच्चों उस 1 लाख पे 6% इंटू 1/12, यहां तक की बात समझ लगी? अब अगला पॉइंट, जून के महीने में 4 लाख और आ गया, तो सेविंग अकाउंट में टोटल पैसे कितने रखेंगे जून में? 5 लाख पड़े होंगे। 1 लाख पुराने वाला, 4 लाख रुपए नया कर्जा आ गया, इन दोनों को सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर देंगे बच्चों। तो 5 लाख इंटू 6% इंटू 2/12, 2/12 क्यों? जून और जुलाई 2 महीने वो पैसे पड़े रहे, 31 जुलाई को आपने आके पैसे निकलवा लिए। कितने निकलवा लिए? 2 लाख, वीजा निकलवा लिए, ठीक हो गया। बाकी कितने पड़े रहे? 180, नहीं 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख था ना? कितने पैसे उसको दे दिए? 220, तो 1 लाख रुपए बैंक को भी तो वापस किया ना। टोटल कितने पैसे निकल गए? 320, तो पीछे कितने रह गए? 180। तो 180 पे 6% 1/12 लगेगा। नहीं बात समझ? आपके पास टोटल कितने पैसे थे बच्चों? 5 लाख। आपने 220 किसको दिया? ठेकेदार को। और 1 लाख रुपया किसको दिया? तो पीछे कितना रह गया? 1 लाख 80, वो इन्वेस्टेड पड़ा हुआ है। हाँ जी, कहाँ पे गलती हुई? हो गई गलती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। हाँ भाई, हो गया था क्या? जुलाई। हाँ हाँ, लोन भी यकम जुलाई को उसका मीटर चालू था, तो यकम जून को, जून का पूरा महीना 4 लाख पे रेट लगेगा, और जुलाई का भी पूरा महीना 4 लाख पे रेट लगेगा। भला क्यों? क्योंकि 31 जुलाई को जाके पैसे निकाले ना आपने। नहीं बात लगी? और 31 जुलाई को ही आपने बैंक को पेमेंट की 1 लाख रुपए। समझ लगी बच्चों? तो 4 लाख के ऊपर कितने महीनों का रेट लगेगा? 2 महीनों का। कौन कौन सा? जून और जुलाई। नहीं समझ लगी? 2 लाख इंटू 6% इंटू 2/12, ये कौन कौन से महीने? 2 महीने, मार्च और अप्रैल। समझ लगी? 1/12 क्यों? जब 30 अप्रैल को पैसे निकाले थे, तो फिर मई का महीना 1 लाख ही पड़ा हुआ था, फिर जून का महीना और जुलाई का महीना आपके पास 5 लाख पड़ा हुआ था। कैसे? 1 लाख पुराना, 4 लाख नया। फिर अगस्त के महीने में उस 5 लाख में से दो पैसे पे निकाले, 220 ठेकेदार को दिया, 1 लाख बैंक को वापस कर दिया। तो अगस्त के महीने में सिर्फ 1,80,000 पड़ा हुआ था, सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आई। नहीं समझ रहे? हाँ भाई। ओ सुमन बुक में पता नहीं की चल रहा है, वो कुछ कड़े है, दंद कड़न लगा। नहीं समझ रही सबको? 100%। कोई परेशानी, कोई टेंशन? अच्छा जी, अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एज एट 31 दिसंबर 2005, assuming that useful life is
5 साल। हाँ जी, निकाले जरा। कैरिंग अमाउंट निकालनी है 31 दिसंबर वाले दिन कितनी थी? हाँ भाई, कैरिंग अमाउंट। आंसर आ गया सबका? कितने बच्चे ठेकेदार को दिए? तीन, एक, दो, 20,000। हैं? 6,20,000। 6 लाख 20,000। 20 हजार दिए। ठेकेदार को कितने पैसे दिए बच्चों? 6,20,000। 6,20,000। क्लियर है? सूद कितना शामिल हुआ? 30। 30,350। टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? 6,50,350। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? 6,50,350 को बच्चों 5 पे डिवाइड करेंगे, इंटू 4/12। समझ आ गई सबको? तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 47,357 को कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो कैरिंग अमाउंट निकल आएगी बच्चों 6,06,993। 100% ठीक है, कटे कुछ नहीं। वो हाँ भाई, 100% सबको समझ आ गया है? Yes, sir. कि नहीं समझ आया? ओके।